कांग्रेस ने उठाई सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की मांग। सीएम बोले परिजनों से बात करने के बाद लिया जाएगा फैसला। पंजाब में कातिल कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 2387 नए केस, 32 मौतें। अकेले जालंधर में 467 नए मामले आए सामने। एक 1000 के पार पहुंचा हिमाचल में कोरोना से मौत का आंकड़ा। अकेले राजधानी शिमला में 267 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 171 नए मामले आए सामने। एक साल में हट जाएंगे सभी टोल प्लाजा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया ऐलान। कहा योजना पर हो रहा है काम। गोलियों की गूंज से दहला सोनीपत। कोर्ट परिसर में पेशी पर आए कैदी को मारी गोली। पिता की गांव में गोलियों से भूनकर हत्या। बेटे की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत मंडी की खबर के साथ करेंगे। मंडी से सांसद राम स्वरूप शर्मा का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर भी जोगिंद्र नगर के जलपेहड़ गांव पहुंचे। पूरे सम्मान के साथ राम स्वरूप शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। वहीं राम स्वरूप शर्मा के आत्महत्या मामले पर जांच के सवाल पर सीएम ने कहा कि परिवार से बातचीत करके ही इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि कांग्रेस भी उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको बता दें कि सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव उनके निवास पर फंदे पर लटका हुआ मिला था। जानकारी के मुताबिक राम स्वरूप शर्मा बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थे। जांच की दृष्टि से दिल्ली में पहले ही मामला दर्ज है। उस जांच की प्रक्रिया वहां पर चली हुई है। इससे ज्यादा अभी तक उसमें कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए ये सारा विषय जो है परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करने के बाद ही सारे विषय में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना हुई है, घटना के मामले में मामला दर्ज है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है। अपनी भी जांच एजेंसियां सब जांच करवाएंगे हिमाचल? अभी देखिए, मैं परिवार के लोगों से बातचीत करूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि संदिग्ध हालत में रामस्वरूप शर्मा का शव बरामद हुआ था। जो कांग्रेस है वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि परिवार से बातचीत के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन परिवार वालों की तरफ से क्या कोई खुलासा हो पाया है अभी तक? देखिए कुसुम, एक तो मैं साफ तौर पर आपको कह देना चाहता हूं कि परिवार की ओर से अभी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये बयान आया था कि परिवार से बातचीत होगी, उसके बाद जो है वही खुलासा वही फिर उस यानी जो भी जांच चल रही है उसमें जो है वो हस्तक्षेप करेंगे। आगे देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये जो संदिग्ध हालातों में मौत हुई है ये कैसे हुई है, क्या वाकई में सांसद राम स्वरूप शर्मा जो है वो अवसाद में थे या कुछ और दबाव भी था। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि जो सांसद राम स्वरूप शर्मा है वो बेहद ही ईमानदार बेदाग छवि के नेता थे। वो इतने सहनशील नेता थे, ऊंची आवाज में कभी किसी से बात नहीं करते थे और 2 मर्तबा सांसद जीते हैं। यानी पहली मर्तबा उन्होंने मुख्यमंत्री तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी को हराया था, यानी 39,795 मतों से, और अब की बार उन्होंने 4,05,000 मतों से जीत हासिल की थी। मैं यहां पर ये जो आंकड़ा है मतों का इसलिए कहना चाहता हूं कुसुम, क्योंकि 4,05,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। ये लोग थे, 4,05,000 लोगों ने इनको चुना था, अपना नेता चुना था। और ये तमाम लोग जो है वो अभी जांच की बात जो है वो करेंगे। अभी तो महज 2-4 दिन हुए हैं, 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन अभी आगे देखना कितनी आवाज बुलंद होगी। क्योंकि हो सकता है कि 2-2.5 लाख लोगों ने यूं अनायास ही वोट डाल दिया होगा, लेकिन हम 2 लाख 2.25 लाख लोगों को इनकार नहीं कर सकते जिन लोगों ने इस तरह से एक नेता को चुना था। उनका परिवार महज उनका परिवार नहीं है, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे और यहां तक या उनके गांव तक, जलपेहड़ तक, उनका परिवार जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश उससे बाहर बहुत सारी जगहों से है। 4,05,000 लोगों ने उनको चुना है। और बात अगर विपक्ष भी साथ दे रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि
ये जो आकस्मिक निधन हुआ है इसकी जांच जो है वो छोटी एजेंसी से नहीं बल्कि बड़ी एजेंसी सीबीआई से करवानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी समर्थन में है। अब वो वक्त गए, अब वो गुजरे जमाने, अब वो जमाने लद गए जब किसी बड़े नेता की मौत हो जाती थी उस पर उतनी लोग बुलंद नहीं कर पाते थे अपनी आवाज। जो विपक्ष था वो सामने नहीं आता था और जो सत्ता जो उनके खुद की पार्टी होती थी वो भी उतनी बात नहीं उठा पाते थे। वो जमाने लद गए। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, लेकिन आज ऐसा होने वाला नहीं है। आज विपक्ष भी मुखर है, जनता भी मुखर है, बहुत से लोग जो है वो मुखर हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अभी जो शख्स महज 4-5 दिन पहले ये बात कहते हैं कि प्रदेश और केंद्र में उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो क्या वो शख्स इतने अवसाद में हो सकते हैं कि इतने सारे लोगों में से महज एक शख्स के पास भी अपनी दर्द नहीं बता पाते? वो अवसाद में क्या वो बता नहीं सकते? उनके पास एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान है, उनके पास पीजीआई जैसे बड़े बड़े संस्थान है, तो क्या वो अपना इलाज वहां नहीं करवा सकते थे? वो उनको ऐसा कौन सा अवसाद था कि उनको फंदा लगाना पड़ गया? तो ये सवाल मेरा और आपका नहीं है कुसुम, ये सवाल उन तमाम लोगों का है जिन्होंने उन्हें अपना नेता चुना था। ये जो सवाल है अब विपक्ष भी उठाने लगा है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं दाल में काला लगने लगा है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े शख्स, इतने ईमानदार छवि के नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, समाज में जिनकी अलग पैठ है, विपक्ष में जिनकी अलग पैठ है, वो शख्स अचानक से, और अभी बड़ी बात तो यह है कुसुम, 62 साल की उम्र थी उनकी। 62 साल की उम्र में तो भारत में नेता अपनी राजनीति शुरू करते, लोग अपनी राजनीति शुरू करते हैं, और ऐसे में महज 62 साल की उम्र में उनको कोई बीमारी लग जाती है, उनको कोई अवसाद हो जाता है और वो अपने आप को फंदे पर लटका लेते हैं। इतने सारे समाज की अगुवाई वो कर रहे हैं, लोगों की, इतने सारे लोगों की वो अगुवाई कर रहे हैं, एक संसदीय क्षेत्र की अगुवाई कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी बात तो ये कि 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, उनकी धर्मपत्नी को वो उस वक्त जब वो खुद उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सरकार होती है, तब वो हराते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कद के नेता थे और वो कैसे नेता थे, किस तरह के शख्स थे वो। और उनकी मौत महज इस तरह से कि उन्होंने घर में जो है वो फंदा लगा लिया और वहां उनकी मौत हो गई। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जी बिल्कुल एक बेदाग छवि के नेता थे और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे। तो क्या किसी को यह जानकारी नहीं थी कि आखिर परेशानी क्या थी? क्योंकि साथ में काम करते हैं, ऐसे में कोई जानकारी तो हो। क्या इस बात का कोई खुलासा हो पाया है? यूं तो कुसुम कहें तो परेशानी एक ऐसे शख्स को परेशानी हो, आम आदमी को परेशानी हो या कोई अधिकारी हो या किसी तरह का कोई शख्स हो जो कि न्यूक्लियर हो, उसको परेशानी हो तो कहा जा सकता है। इतने बड़े शख्स, इतने बड़े राजनेता, उनको परेशानी, मुख्यमंत्री खुद उनके बहुत चहेते हैं और उनके साथ इतनी बिल्कुल फ्रेंडली उनके साथ बातचीत होती थी, हंसी ठट्टा उनके साथ होता था। मैं 5 दिन पहले की बात है, 13 मार्च को जब वो कांगड़ा में आए थे तो खुद हंसी ठट्टा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे कहा था कि पंडित जी आपकी सेहत कुछ थोड़ा कम लग रही है और थोड़ा आपको जो है वो आराम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आप कमजोर लग रहे हैं, इस तरह से उन्होंने हंसी ठट्टा किया था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नगर निगम के चुनाव आएंगे, बहुत जल्दी जो है मैं उनमें आपको नजर आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं और इसीलिए यही वजह है कि मैं आप लोगों को। और ऐसे में इस तरीके से अचानक से उनकी मौत, अचानक से उनके संदिग्ध हालात में उनका शव मिला, वाकई कई सवाल खड़े कर देता है। विचित्र तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत जरूर हो गई है, लेकिन यह मौत कई सवाल खड़े करती है। हालांकि सीएम का यह कहना है कि परिवार से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है और वो तमाम लोग जो उनको वोट देकर जिन्होंने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उनके मन में भी सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं। और चलिए अब बात कोरोना की करते हैं और पंजाब की करते हैं। पंजाब में कोरोना के 2387 नए केस सामने आए। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में 32 मौतें हो गई हैं। होशियारपुर की अगर बात की जाए तो 8 मौतें यहां पर हुई है। जालंधर में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमृतसर और लुधियाना में भी 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जालंधर में कोरोना का बड़ा विस्फोट सामने आया है। 467 नए केस यहां पर कोरोना के दर्ज किए गए हैं। लुधियाना में 237 नए केस सामने आए हैं। अमृतसर में 230, होशियारपुर में 216 नए केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पंजाब में 2387 नए केस कोरोना के यहां पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही 32 मौतें कोरोना की वजह से हो गई हैं। होशियारपुर की अगर बात करें
तो 8 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। जालंधर में 6 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर और लुधियाना में भी 4 लोगों की मौत हुई है। बावजूद इसके लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी बरते, एहतियात बरते। बावजूद इसके लगातार कोरोना का विस्फोट सामने आने पर लगा और एक बार फिर से पंजाब में 2387 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 32 मौतें हो गई है। और शिमला से भी खबर सामने आ रही है। शिमला में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। शिमला में ही कोरोना से अब तक 267 मौतें हो चुकी है। कांगड़ा में कोरोना से अब तक 215 मौतें हुई हैं। हिमाचल में बीते 24 घंटे में 171 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1043 हैं। इसके साथ ही ऊना में बात की जाए तो सबसे ज्यादा 2089 एक्टिव केस ऊना में है। तो शिमला में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 पहुंच चुका है। शिमला में ही कोरोना से अब तक 267 मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल में भी मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब बहुत तीव्र गति से मामले बढ़े थे तो उस समय बहुत चिंता का विषय था। और उस समय जो प्रदेश सरकार ने और विभाग ने जो कदम उठाए उसके चलते जो है तुरंत फिर मामलों में गिरावट आई और अब पुनः जो है वो मामले बढ़ने लगे हैं। डेथ भी जो हैं वो आज 1000 का आंकड़ा जो है वो छू गई है हिमाचल प्रदेश में। अन्य प्रदेशों की स्थिति भी जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अगर हम पंजाब की बात करें तो तकरीबन जो है 6100 डेथ्स जो हैं वहाँ पर हुई हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 3000 के करीब डेथ्स वहाँ पर हुई हैं। और चलिए बात सियासत की करते हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच उपद्रवियों से वसूली वाला बिल हरियाणा की विधानसभा में कल पास हो गया, जबकि कांग्रेस ने सदन में बिल के टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक बिल का किसान आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है। हरियाणा विधानसभा में बरपा हंगामा। स्पीकर के वेल तक पहुंचे कांग्रेसी। बिल की टाइमिंग पर उठे सवाल। बता दिया तो हजम हुआ उसके बारे में। हरियाणा विधानसभा के आखिरी दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। बता दिया सदन की शुरुआत ही गहमा गहमी के साथ हुई और जब उपद्रवियों से वसूली पर बिल पर चर्चा शुरू हुई तो सरकार और विपक्ष के बीच लंबी बहस छिड़ गई। कांग्रेस विधायक स्पीकर के बिल तक पहुंच गए और बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाने लगे। विधेयक का पार्ट बने, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और कहा कि इस विधेयक का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। बिल प्रस्तुत होने से पहले सदन में सदन में बिल को प्रस्तुत करता वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को लिखने के बावजूद भी अच्छी प्रकार से समझाने के लिए फ्री है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बताना ये इस समय इंट्रोड्यूस जब होता है उसी समय का होता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर जब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी उस समय आप बिल के ऊपर चर्चा करिए, उसमें क्यों रख रहे हैं ये हमको बताना है। और अगर आज से इस परंपरा को नया शुरू कर रहे हैं तो आगे के लिए रहेगी। जो प्रस्तुतकर्ता करेगा वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पहले बताएगा मैं क्यों लेके आ रहा हूँ। कांग्रेस हंगामा करती है, सवाल उठा रही है। ये तक कहा गया कि सरकार बिना सोचे समझे बिल लाई है, जबकि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। तो रूल्स में अमेंड करवा लो, लेकिन है क्या? नहीं, कुछ चीजें असली पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है क्या? जब बिल कंसिडरेशन के लिए आता है हाउस के पास, हाउस की सुझाव आते हैं और जो बिल रखता है मंत्री वो जवाब देता है। अपने जवाब में सब कुछ कह सकते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि कंसिडरेशन के लिए रखा और वहां एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें। खेलकूद विश्वविद्यालय। कांग्रेस के विरोध के बावजूद बिल सदन में पास हो गया और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जबकि इस बार के बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ बिल को लाया जाना था, जिसे किन्हीं कारणों के चलते टाल दिया गया। न्यूज़ 18
18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार और अंकित दुदानी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात पंजाब की करते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू की फिर से कैबिनेट में वापसी होगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कैप्टन और सिद्धू की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सिद्धू के ट्वीट ने फिर से इन कयासों पर ट्विस्ट ला दिया है। ना मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा था, ना मांगा है, ना मांगूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट ने फिर नया ट्विस्ट ला दिया है। कैप्टन से मुलाकात के बाद सिद्धू का ये दूसरा ट्वीट था। पहले ट्वीट में सिद्धू ने लिखा था कि आजाद रहो विचारों से, लेकिन बंधे रहो संस्कारों से। सिद्धू के ट्वीट्स के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धू का ट्वीट कैप्टन के बयान के बाद आया। जब कैप्टन ने अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया तो सिद्धू के कैबिनेट में वापसी के फैसले को हाईकमांड पर छोड़ दिया। That is up to the Congress president, not my decision, not Sunil ji's decision. It is for the CP to decide whatever they wish to, what him to go. If he wants my job, he can have it. कैप्टन से चुनाव में सीएम के चेहरे पर भी सवाल पूछा गया, जिसका फैसला भी उन्होंने हाईकमांड के सर पर छोड़ दिया। जबकि कैप्टन के कई करीबी कांग्रेसी उन्हें ही 2022 के लिए पंजाब का अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर चुके हैं। देखो गल ये है, साड़ी फीलिंग्स जो मर्जी हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई प्रेजिडेंट के जेडे मेरे ते भरोसा है, जिन्ना मैनू इन्हां ते भरोसा है। इट्स द सेम थिंग, बट द डिसीजन इज फाइनली गोइंग टू बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसीजन। नवजोत सिंह सिद्धू के पास लंबे समय से कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। कैबिनेट मंत्री पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं और अब चुनाव आने वाले हैं तो सिद्धू को वापस कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है और फैसला हाईकमांड के पाले में डाल दिया गया है। लेकिन सिद्धू के ट्वीट कई सवाल जरूर उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक और बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। गडकरी ने यह भी कहा है कि अगले 1 साल मौजूदा टोल कनेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह जीपीएस के जरिए टैक्स को वसूला जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर। और अब खबर पलवल से है। पलवल में बच्चों का झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे और बहू को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। बच्चों के झगड़े का खूनी अंजाम, पूर्व सरपंच की मौत हो गई। बहू और बेटा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मामला पलवल के गनीकी गांव का है। बच्चों का झगड़ा कब परिवार की आन बान शान बन गया, किसी को पता ही नहीं लगा। एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हथियारों से हमला कर दिया। दोनों पक्षों में फायरिंग तक हो गई। गोली लगने से गांव के पूर्व सरपंच केहर सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और बहू इस खूनी झड़प में घायल हो गए। दोनों परिवारों का फरसे और गोलियां चली हैं, जिसमें केहर सिंह की डेथ हो गई और उनका बेटा है शाहिल, वो ट्रामा सेंटर दिल्ली एडमिट है। पुलिस को दी शिकायत के बाद 2 महिलाओं समेत 6 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, जो फिलहाल फरार हैं। गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, टीमें लगी हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? ये 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आज नहीं तो कल आरोपियों को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा और उन्हें अपने गुनाहों की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्यों बच्चों का झगड़ा परिवार का झगड़ा बन गया।
क्यों लाठियां चल गई, क्यों गोलीबारी हो गई, क्यों मामूली सी बात खूनी झड़प में बदल गई। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18। और बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।